गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एमडीएस यूनिवर्सिटी अजमेर के बीए पार्ट फर्स्ट पॉलिटिकल साइंस के पेपर सेकंड के मेरे प्रिय विद्यार्थियों, पिछले कुछ लेक्चर हम एम.एन. रॉय पर ले रहे हैं। बहुत दिलचस्प विचारक हैं, आपको पूर्व के व्याख्यानों से लगा भी होगा। एकदम नई बात उन्होंने की, उग्र मानवतावाद या रेडिकल ह्यूमनिज्म। हमने कल कुछ बिंदु देखे थे, एक दो बिंदु बाकी रह गए हैं, उनको आज कंटिन्यू कर हम आगे बढ़ेंगे। आखिरी बिंदु जो हम देख रहे थे वो था राष्ट्रवाद से मुक्त विश्व बंधुत्व का समर्थन। यहां आप एक चीज देखें, एम.एन. रॉय इस बात को बड़ी अच्छी तरह समझ पाए थे और जान रहे थे कि जो बड़ी ताकतें हैं, जो साम्राज्यवादी हैं, अपने साम्राज्य का विस्तार कर रही हैं, उनकी पृष्ठभूमि में एक भावुक तर्क ये काम कर रहा है कि हम सर्वश्रेष्ठ हैं और इसीलिए कमज़ोरों पर हुकूमत करने का हमें प्राकृतिक अधिकार है, और दूसरे पर अधिकार करने के हमारे जो प्रयास हैं ये उसके भी हित में है जिस पर कि हम नियंत्रण करने जा रहे हैं। आप याद करें, अभी तो नहीं लेकिन नाम आपने जरूर सुना होगा अरस्तु का। उन्हें प्रथम राजनीति वैज्ञानिक भी कहा जाता है, ग्रीक फिलोसोफर हैं। अरस्तु ने दासप्रथा का समर्थन किया है। हालांकि उस विषय पर अनेक विद्वानों ने शोध किए हैं, अपनी अपनी राय रखी है, लेकिन अरस्तु ने दासप्रथा के पक्ष में जो तर्क दिए हैं बहुत से उनसे प्रभावित भी हैं। लेकिन आखिरी में जब अरस्तु की आलोचना होती है तो उसमें एक बड़ा अच्छा वाक्य किसी विद्वान ने कहा है कि चाहे किसी भी रूप में हो, दासता का समर्थन नहीं किया जा सकता। जबकि अरस्तु ये कह रहे हैं कि दासता दासों के भी हित में है। तो ठीक वैसे ही ये जो साम्राज्यवादी थे, ये अपने राष्ट्र के भीतर जनता को इस तरह से चीज़ें प्रस्तुत किया करते थे कि उन्हें लगता था कि उनका राष्ट्रवाद है वो दुनिया के अन्य राष्ट्रवादों से बेहतर है। इससे आप कहते हैं उग्र राष्ट्रवाद, यानी जितने राष्ट्रवाद दुनिया में मौजूद हैं, हमारा राष्ट्रवाद उन सबसे ऊंचा है और हम एक बड़े काबिल संस्कृति के लोग हैं, इसलिए उन पर हुकूमत करने का हमें नेचुरल राइट है, प्राकृतिक अधिकार है। राय आप देखिए, केवल एम.एन. रॉय की बात नहीं है, उससे पहले अतीत के इतिहास को आप देखें तो आप समझ पाएंगे। इसी की आड़ में साम्राज्यवाद फैला, बड़ा हुआ। एक देश ने दूसरे देश की संप्रभुता का हनन किया, उसके संसाधनों पर कब्जे किए और अपने साम्राज्यवादी पंजे फैलाए, नाम दिया राष्ट्रवाद। एम.एन. रॉय ने इस बात को अनुभव किया था और उन्होंने कहा था कि विश्व बंधुत्व तभी आ पाएगा जब ये राष्ट्रवाद ना हो, क्योंकि उनकी राय में राष्ट्रवाद के पीछे प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से ये साम्राज्यवाद किसी भी हालत में छिप नहीं सकता, आगे आना ही होगा और आ ही जाएगा। कहीं जल्दी आया, कहीं देर से आया। और स्वामी और सेवक का जो संबंध दो राज्यों के बीच बनता है, उसमें मैत्री नहीं आ सकती। जैसे गुलाम और सेवक में कभी दोस्ती नहीं हो सकती। हालांकि उस समय ऐसा कहा जाता था, लेकिन ऐसा था नहीं। राय कल्पना कर रहे हैं एक ऐसे विश्व की जहां बंधुत्व हो लेकिन राष्ट्रवाद नहीं हो। और दूसरी बात, वो इस बात पर भी बल देते हैं कि एक राष्ट्र के भीतर जो उदार संस्कृति पनपती है उसमें जातिवाद, कुरीतियां, रूढ़ियां और अंधविश्वास का स्थान ना हो। इस चीज को आप यूं समझिए कि हो सकता है कोई चीज हमारे पुरखों के जमाने में सही रही हो, लेकिन
आज के ज़माने में यदि वो अपनी प्रासंगिकता खो चुकी है तो केवल इसलिए उसको फॉलो करना या मानना क्योंकि हमारे पुरखे भी ऐसा किया करते थे, न्यायोचित नहीं कहलाएगा। एम एन रॉय ने बदलाव को या परिवर्तन को एक स्थायी तत्व के रूप में स्वीकार करते हुए यह माना है कि मानव समाज को इतना उदार होना चाहिए कि वो परिवर्तनों को आत्मसात करने में संकोच ना करे। यदि कोई बदलाव आ रहा है, और स्वाभाविक है क्योंकि बदलाव प्रकृति का नियम है, प्रकृति में भी है, समाज में भी है, तो उन बदलावों को स्वीकार करने में समाज के सदस्यों को कोई संकोच या गुरेज नहीं होना चाहिए। आपका मन, आपका मस्तिष्क इतना उदार होना चाहिए कि उन बदलावों के लिए तैयार रहे। तो ये तो बात की हमने एम एन रॉय के मानवतावाद की। अब दूसरे बिंदु पर आते हैं, एम एन रॉय के गांधीवाद संबंधी विचार। वैसे मैंने आपको शुरुआत में कहा था कि अद्भुत प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे, लेकिन किसी एक विचार पर स्थिर नहीं रह पाए क्योंकि उसकी खूबियों के साथ साथ उसकी कमियों पर भी ध्यान दिया और सुझाव दिए उनको ठीक करने के। ऐसा ही कुछ उनका गांधी के साथ हुआ है। देखिए, गांधी 1914 के आखिरी में, दिसंबर के महीने में भारत लौटे और उसके बाद पहले उन्होंने भारत घूमा है और अच्छी तरह देखा परखा है देश को। और गांधी का जो सबसे पहला सार्वजनिक जो उनका अभियान है वो उनका असहयोग आंदोलन है। ये जब आप गांधी पढ़ेंगे तब मैं आपको बता पाऊंगा, या मेरे कोई और साथी जो आपको पढ़ाएंगे, कि गांधी ने अपने जीवन में भारत में 3 सफल आंदोलनों का नेतृत्व किया: असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और तीसरा भारत छोड़ो आंदोलन। तो असहयोग आंदोलन जब गांधी ने शुरू किया तो एम एन रॉय बिल्कुल फिदा हो गए थे उनके ऊपर, क्योंकि गांधी का ये पहला प्रयास था, सफल प्रयास था कि उन्होंने एक सीमित आंदोलन को बदल दिया जन आंदोलन के अंदर। देखिए, जनता को अपने साथ जोड़ना आसान काम नहीं होता। हर एक का अपना परिवार है, अपनी सोच है, अपना जीवन है, अपनी शैली है, बीवी है, बच्चे हैं, परिवार है, सोच है। कोई भला आपके साथ क्यों आएगा? लेकिन गांधी में ये क्षमता थी कि वो उस जनता को उस आंदोलन से जोड़ पाए जो कि आज़ादी की जंग कहलाती है। एम एन रॉय बड़े खुश थे और उन्होंने अपनी एक किताब लिखी थी, 1 ईयर ऑफ नॉन कोऑपरेशन, जो कि 1 बरस बीतने के बाद असहयोग आंदोलन का उन्होंने लिखी थी। और उसमें उन्होंने गांधी की बड़ी तारीफ भी की है और खुलकर, कि इस शख्स ने, मोहनदास गांधी ने, एक सीमित आंदोलन को एक जन आंदोलन में बदला है। लेकिन गांधी के कई बिंदुओं से वो असहमत भी थे। जैसे उनका ये मानना था कि ये जो गांधी ने इसमें स्वदेशी का कंसेप्ट डाला है, जिसपे खास तौर से सूत काटना या चरखा चलाना, रॉय के विचार से ये समय की बर्बादी थी क्योंकि इससे कुछ हासिल नहीं हो रहा था उनके मुताबिक। हम उनकी बात कर रहे हैं अभी, हम गांधी की बात नहीं कर रहे। और दूसरा बिंदु उनका यह था कि असहयोग आंदोलन में कोई भी आर्थिक तत्व विद्यमान नहीं है। अब ध्यान रखें, अभी उन पर मार्क्सवाद का नशा चढ़ा हुआ है और मार्क्सवादी ये मानते हैं कि पूरा का पूरा जो इतिहास है वो बेसिकली आर्थिक संबंधों का इतिहास है। मार्क्स की तो एक व्याख्या है इतिहास की, आर्थिक व्याख्या। उन्होंने आर्थिक आधार पर इतिहास को 6 चरणों में बांटा है और उसकी व्याख्या की है कि इतिहास कुछ नहीं है, केवल ये किसी समय विशेष में होने वाले आर्थिक परिवर्तनों की कहानी है। तो एम एन रॉय भी ये मानते हैं कि गांधी के इस असहयोग आंदोलन में कोई भी ऐसा आर्थिक तत्व नहीं है जनता को जोड़ पाए, और इसी कारण ये आंदोलन बहुत देर तक और बहुत दूर तक नहीं चल पाएगा, ऐसा उनको शक था। हालांकि हुआ ये कि इसके बाद चौरी चौरा कांड के बाद गांधी ने इस आंदोलन को वापस ले लिया, तो वो और नाराज हुए इस बात पर कि ये कोई वजह नहीं थी आंदोलन को विड्रॉ करने की। तीसरी बात, वो गांधी
को व्यक्तित्व को दोहरा बांधते थे। जैसे ये बात को आप यूँ समझिए कि गांधी विदेशी उपनिवेशवाद का तो विरोध कर रहे हैं, जो ब्रिटिशर्स भारत के ऊपर अपने पंजे गाड़े बैठे हैं, शोषण कर रहे हैं। गांधी उसकी आलोचना कर रहे हैं, उसका विकल्प दे रहे हैं स्वदेशी के रूप में। यहाँ तक तो बात ठीक है, लेकिन एम.एन. रॉय का कहना यह था कि भारत के जो देशी सामंत और जमींदार हैं और जो पूंजीपति हैं, जो कि शोषण कर रहे हैं मजदूरों और किसानों का, गांधी उनके बारे में चुप हैं, क्योंकि शोषण तो वो भी कर रहे हैं, चाहे जमींदार हो चाहे पूंजीपति हो। गांधी इस पर चुप है और गांधी की ये चुप्पी एम.एन. रॉय को खलती है। वो कहते हैं कि भाई ये शोषण दोहरा है, विदेशी तो कर ही रहे हैं, जो स्वदेशी है वो भी पीछे नहीं, तो आलोचना उनकी भी होनी चाहिए। गांधी का चुप है। जबकि यदि आप गांधी के व्यक्तित्व को देखें, यदि आप कल्पना करें गांधी ऐसा कर देते तो ये जो आजादी की जंग है ये बढ़ जाती, दो टुकड़ों में विभाजित हो जाती और संघर्ष हो जाता देश के भीतर ही। आप कल्पना करें कि ब्रिटिशर्स से लड़ने के स्थान पर यदि किसान और जमींदार और पूंजीपति और मजदूर आपस में लड़ना भिड़ना शुरू कर देते तो आजादी की जंग का क्या अंजाम होता, आप सोच सकते हैं। गांधी का तर्क यह था, और शायद इसीलिए उन्होंने देश के भीतर के शोषण को अभी थोड़ा सा साइडलाइन किया, क्योंकि उनकी निगाह में ब्रिटिशर्स को बाहर निकालना ज़्यादा ज़रूरी था। पर उनकी इस विषय पर एम.एन. रॉय बहुत प्रशंसा नहीं करते। धन्यवाद।